हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के चौथे चैप्टर गुरुत्व एवं उसके नियम से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन पूरे एनालिसिस के साथ करवाने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो कि आपके आगामी रेलवे से संबंधित या बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें एकदम आने की गारंटी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। करा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन के गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये किसने बताया? तो ब्रह्मगुप्त, ये गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। करा है कि गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीनों नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उसमें उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक बल का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसको अगर सूत्र में कन्वर्ट करें तो F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R2 आर पे आर स्क्वायर, जहाँ F बल है, M1 पहले पिंड का द्रव्यमान और M2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, R दोनों पिंडों के बीच की दूरी और G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, गुरुत्व नहीं होता है। करा अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। अस्थियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाए तो वह क्या होगा? तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। करा है, अंतरिक्ष यान जो कि चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाए तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेव अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से ले जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। कह रहे हैं कि पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह तल के अंदर रहती है, वो तल के अंदर रहती है। जिस दिन तल से थोड़ा सा भी बाहर निकली ढप से गिर जाएगा। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। जैसे उसके तल से होकर गुजरती है, होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा
तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जा रहा है कि मीनार के अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ता के अनुसार 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। 2030 से 2050 तक ये पूर्ण रूप से गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। करा यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह जब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका चौथा भाग। कह रहा है कि माना वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी r है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F1 बराबर G इंटू M5 बाई आर स्क्वायर। करा है एस बराबर एस सूर्य का द्रव्यमान है और E पृथ्वी का द्रव्यमान है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन, कह रहा है कि वायु कह रहा है कि वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उसे लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। कह रहा है कि लोहा, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर गिरेगा। तो सभी साथ साथ गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि वहां निर्वात होगी। तो आदर्श परिस्थिति यानी वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या असर रहेगा। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि फिर यहाँ गुरुत्वाकर्षण में चेंजिंग आ जाएगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। देख लीजिए, हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भूमि पर ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। फिर वही बात है, कह रहा है कि दो गेंदें ए तथा बी 10 किग्रा तथा 1 किग्रा है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। जब फिर निर्वात में, क्योंकि यहाँ पे हवा की चर्चा नहीं है, तो एक साथ ही गिरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये गलत है। कराए सी कथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6वां भाग है, इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। इस कारण कथन सही है और कारण गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम
और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करता है, ज्यादा लगता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। सारा ऑप्शन पढ़ने के बाद पता लगेगा कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में। कह रहा है एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है: गुरुत्वीय बल, पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है तथा उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होता है, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d का विवरण किसमें सही दीक्षित है? तो ए में है। क्यों है चलिए देख लेते हैं। कराए विरामा अवस्था यानी शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S/1/2 समीकरण उपयुक्त है। तो जो परवलय का समीकरण है, अतः विकल्प ए रेखाचित्र को सही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है। जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है, एक पिंड विरामा अवस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या है? तो सी होगा 1/sin थीटा √2h/g। कराए कण चिकने आनत समतल पर है, अतः वह जी के बजाय जी साइन थीटा के अंतर्गत गति करेगा तथा विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, अतः प्रारंभिक चाल u बराबर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? कराए एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है कि a बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड और t बराबर 3, तो u बराबर 0। हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस at बराबर 0 प्लस 9.8 इंटू 3 बराबर 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। करा यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या रहेगा? करा यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या रहेगा? तो 2% बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन dg/g इंटू 100 बराबर 2 इंटू dr/r इंटू 100। जब m नियत रहता है, अब कैलकुलेशन कर लेता है, 2 इंटू 1% बराबर 2% वृद्धि होगा। कितना होगा? 2% वृद्धि होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। गुरुत्व जनित त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किग्रा होगा। कितना होगा? तो 100 किग्रा होगा। क्यों? यदि वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, न कि द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। भारहीनता होती है। भारहीनता
गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। भारहीनता की स्थिति कब होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर m इंटू जी होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर m इंटू अंडर ब्रैकेट G1 प्लस G2 बराबर m इंटू अंडर ब्रैकेट G1 प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस G1 ब्रैकेट 1 बराबर m इंटू 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम है? तो कह रहा है अब यहाँ किसके खोजकर्ता क्या है ये देखना है। तो रेडियम के खोजकर्ता कौन है? तो रेडियम के मैडम क्यूरी है। रेडियम के मैडम क्यूरी है। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एक्सरे का डब्ल्यू के रोएंटजन है। चेचक के एडवर्ड जेनर है। रेडियम के मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एक्सरे का डब्ल्यू के रोएंटजन, चेचक के एडवर्ड जेनर। रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। एक्स किरणों की खोज 1895 में विलियम्स के रोएंटजन ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1976 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? कह रहा है कि पृथ्वी कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। कह रहा है कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी भी पिंड पर लगने वाले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रह जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। कह रहा है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण क्या करता है? पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक केंद्रीय बल, दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। कह रहा है कि केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर्य के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाई, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाले कक्षा भू स्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर या उससे अधिक में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी की सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भू उपग्रह अपने कक्ष पर निरंतर गति करता है यदि अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त कर है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र
बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है यदि यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। करा कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। वही क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। करा कृत्रिम उपग्रह बहुत सरलता से यानी बहुत सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। करा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी की चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न से किस कारण से करता है। केंद्राभिमुखी बल के द्वारा। करा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, वह ऐसा किस कारण करता है, तो वह अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहा है कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो कह रहा है गुरुत्व चारों से सबसे प्रबल है, नहीं, ये गलत है। अब देखिए नेक्स्ट, विद्युत चुंबक तत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। सही है कि विद्युत चुंबक तत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है। दुर्बल नाभिकीय बल जो है विघटनाभिकता का कारण है। और तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। करा 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे छिन्न बल है, सबसे छिन्न यानी सबसे कमजोर बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। सबसे प्रबलतम कौन है? नाभिकीय प्रबल बल। कह किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? तो जब लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से यानी तेज गति से ऊपर जा रही हो तो अपना भार सबसे ज्यादा महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कलावधि। लोलक की कला लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कलावधि जो है उसके लंबाई पे निर्भर करती है। नेक्स्ट, लोलक की कलावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि T बराबर 2π√1/g, अर्थात लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कलावधि उतनी ही अधिक होगी। उसकी कलावधि कितनी होगी? तो उतनी ही अधिक होगी। जितना कम होगा उतना कम हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। करा है कि लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लंबाई बढ़ जाती है और लंबा काल उनको चलना पड़ता है। लोलक घड़ी को लंबा काल इसलिए, और ठंडा में थोड़ा कम हो जाता है इसलिए उनका आवर्तकाल भी घट जाता है। करा एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो कम हो जाएगा। करा लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में करा एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण
शून्य हो जाता है। हर आवर्तकाल में गोला 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। ठीक है। तीसरा है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य। नहीं, ये गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। सही है। कह रहा है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य गति होता है और हर आवर्तकाल में 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सामान्य दोलक को दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। कह रहा है सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। कह रहा है सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, उसका त्वरण शून्य होगा, वेग अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, उसका त्वरण अधिकतम होगा, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होता है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होता है और वेग शून्य होता है। करें साथ ही हर आवर्तकाल में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम, वायु प्रतिरोध आदि कणों से समय के साथ साथ कम हो जाता है। इस प्रकार कथन 1, 2, 4 दोनों तीनों सही है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकता है। पेंडुलम यानी लोलक घड़ी। कब? तो शीतकाल में, क्योंकि उसका सुई जो होता है छोटा हो जाता है, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर इससे अधिक तेजी से कोई वस्तु पृथ्वी से फेंकी जाती है तो वह कक्षा से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। 8 किलोमीटर, इसका प्लान वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ही फेंका जाएगा तो ये बाहर जाएगा। कह रहा है किसी वस्तु का 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष से फेंका जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। करा इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर सेकेंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा है। कहा है कि चंद्रमा पर पलायन वेग जो है पृथ्वी से कम है और चंद्रमा पर पलायन वेग गैस के अणुओं के वेग से ज्यादा होने के कारण, कहा है चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग जो है ज्यादा है, वहां से पलायन कर जाता है। इसी वजह से, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए आपका 39 क्वेश्चन क्लियर हो गया। इससे ज्यादा कहीं भी आने की संभावना नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।